दरअसल मध्य प्रदेश या इस तरह की कई घटनाएं देखने को मिली है जब तथाकथित कुछ लोग धर्म के आधार पर अपनी राजनीति और अपनी दुकान चमकाने की कोशिश करते हैं और नाम पूछा जाता है, पहचान पूछी जाती है और उसके बाद पिटाई शुरू कर दी जाती है। कई राज्यों से इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। ऐसे में तो जवाबदेही और जिम्मेदारी राज्य सरकार की बनती है ना कि ऐसे लोगों पर लगाम लगाए सरकार। देखिए चित्रा जी, एक तो कानून व्यवस्था का ये मामला जरूर है और साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अगर आप देखें तो समाज में ऐसा ये पहली बार नहीं है, ऐसा बहुत बार होता है। और अगर आप देखें तो देश भर में कई बार हमें ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि कोई अमूमन व्यक्ति जो है वह खास करके जैसे चूड़ियों का व्यापार है और इस तरह की चीजें, जहां महिलाओं के साथ कई बार उनके घर में भी जाकर जो है कोई चीज खरीदी या कपड़े होते हैं उनकी खरीद करी जाती है और ऐसे में उनके साथ कई ऐसे जो असामाजिक तत्व होते हैं वह छेड़खानी करने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही मामला ये भी नजर आ रहा है और इसमें जो है राज्य सरकार ने उनको गिरफ्तार किया है जिन्होंने इस प्रकार का कार्य किया। परंतु इसका जो एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का जो प्रयास किया जा रहा है यह अपने आप में एक बहुत अच्छा संदेश नहीं दे रहा। गीता भट्ट जी, इस पूरे मामले में दो पक्ष हैं। एक पक्ष जो चूड़ी बेचने वाला पीड़ित है उसका ये कहना है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से गलत हैं, जबकि राज्य सरकार का दूसरा पक्ष ये कहता है कि उसने छेड़खानी की थी कथित तौर पर, इस वजह से वहां पर उसकी पिटाई शुरू हो गई। अब सवाल यह है कि भरोसा किस पर किया जाए और सच्चाई पूरे मामले की क्या है। लेकिन भीड़ एक व्यक्ति पर इस तरह से नहीं टूट सकती है कि उसको इतना मारा जाए। आपकी बात चित्रा जी, बिल्कुल किसी को भी कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। लेकिन हमने देखा है दुर्भाग्यवश पालघर के साधुओं को किस प्रकार से, कितनी भीड़ ने पत्थरों से जान ले ली, उनको फिर अब मार कहाँ दिया, पालघर जा रही है मैम? वो मामला कितना अलग था, ये मामला कितना अलग है। दोनों मामलों को गीता भट्ट जी आप कैसे जोड़ सकती हैं? ठीक है अभय दुबे जी, ठीक है मैम, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे आपको उदाहरण मिलेंगे जो तो हमें उदाहरण सेट नहीं करना है ना, हमें कार्रवाई करनी है। इस देश को उदाहरण सेट नहीं करना है कि अगर एक व्यक्ति की भीड़ पिटाई कर रही है तो फिर वहां पर भीड़ का बचाव करते हुए हमको तर्क करने लगे। ठीक है मैडम, अभय दुबे जी एक आपकी टिप्पणी, उसके बाद में मौलाना मोहम्मद साहब आपके पास आऊंगी। देखिए छेड़खानी की शिकायत अगर आती है तो सबके खिलाफ एक जैसी कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें धर्म तो आधार ही नहीं है बिल्कुल। लेकिन किसी का नाम पूछकर, पहचान पूछकर नहीं मैम, इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि उसने अपना नाम क्यों छिपाया, उसने अपनी पहचान क्यों छिपाई और अगर उसने ऐसा किया तो फिर उसको पीट दिया गया। इस पूरे मामले में तो अलग ही मामला है ना अभय दुबे जी। ठीक है गीता भट्ट जी। चित्रा जी देखिए कैसी विडंबना है। मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी छोटे गरीब लोगों के रोजगार के अवसर भी छीन लेना चाहती। वो एक भाई जो रक्षाबंधन के पर्व पर अपनी बहनों को संबोधित करते हुए चूड़ियां बेच रहा था, उसको संगठित होकर भीड़ मारती है भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित भीड़। और भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अगर किसी के पास 2 आधार कार्ड है तो ये भीड़ को मैं कहता हूं कि वो मार मार कर अधमरा कर दे नागरिकों को। शर्म नहीं आई जरा सी भी? अरे सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में निर्देश जारी किए। मुझे बताइए, चुनौती देता हूं, मध्य प्रदेश में कोई एक नोडल ऑफिसर आपने अपॉइंट किया? उन्होंने कहा था कि वो प्रदेश जहां पर मॉब लिंचिंग हो या नहीं हो, प्रत्येक बीजेपी प्रायोजित भीड़ थी। आपको कैसे पता? बीजेपी के लोगों ने भेजा था उनको गुंडागर्दी करने के लिए। अगर प्रदेश का गृह मंत्री खुले रूप से उसकी निंदा करने की अपेक्षा आरोपियों के संरक्षण में आकर खड़ा हो जाए और ये कहे कि किसी के पास उसकी पहचान अगर नहीं है तो उसे मारने का अधिकार, ये कह रहे थे विश्वास सारंग जी, मेरे बड़े अच्छे मित्र है, वो कह रहे थे शांति का टापू। अरे 90,000 बच्चियों के साथ आपकी सत्ता की सरपरस्ती में मॉलेस्टेशन की घटना हुई, 50,000 बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ। आपके सत्ता में आने के बाद 750% एब्डक्शन के केस बढ़ गए।